विगत 2 दशकों से साहित्य संगम संस्था साहित्य सरोकारों को लेकर के नए नए प्रयोग कर रही है और साहित्यकारों का जमघट लगाया हुआ है। आज मुंबई में साहित्य संगम संस्था के द्वारा जो साहित्यकारों का जमघट लगाया गया उसको देख करके लगता है कि आज भी साहित्यकारों का आकर्षण लोगों के बीच में बना हुआ है। इसी संदर्भ में हम साहित्य संगम संस्था के ट्रस्टी और अध्यक्ष वरिष्ठ राम सिंह जी से कुछ चर्चा करेंगे। सिंह साहब, आप बताइए, इतने लगभग 3 दशकों तक आप शिक्षक के रूप में सेवा कार्य किया और उन सब के बीच में आज आप साहित्यकारों को लेकर के इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? आज साहित्य के प्रति लोगों की अभिरुचि कम हो रही है। उसका कारण भी मुझे समझ में आता है कि ये टेक्नोलॉजी की, मोबाइल की जो व्यवस्था हुई है उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। विशेषतः नई पीढ़ी, वो नई पीढ़ी साहित्य को पढ़ना नहीं चाहती है, ज़्यादातर मनोरंजन के कार्य को देखती है। वो भी ऐसे साहित्य भी अब पुरानी धारा पे नहीं चल रहा है, चुटकुलों पर आ गया है। लेकिन उसके बाद भी एक हमको चिराग लेके जलाए रखना है कि भले ही वो चिराग छोटा हो लेकिन उजाला जो है उससे बढ़ता है, जहाँ तक दिखता है वहाँ तक प्रयास किया जाता है। आज साहित्यिक कार्यक्रम करने में आर्थिक चुनौतियाँ हैं। लोग साहित्य के कार्यक्रमों में कम जा रहे हैं, शुद्ध साहित्यिक कार्यक्रमों में लोग कम आना चाहते हैं और साथ साथ अपना जो ये माहौल नहीं बन पा रहा है, कोरोना काल से कुछ माहौल बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी हम प्रयास जारी रखेंगे। साहित्य की एक मिनट कट कर दो। बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन वर्तमान में साहित्यकार जो है ऐसा कोई संदेश समाज में नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो। जैसे कि दुष्यंत कुमार जी ने अलग जगाए थे साहित्य को लेकर के, कुछ ऐसी भावनाएं लोगों में नहीं पनप पा रही है। इसमें साहित्यकारों की कमी है या लोगों में रुचि खत्म होती जा रही है? शरद सिंह जी, आप कुछ बोलिए। साहित्यकार अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, वो अलग जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि आज के दौर में लोग हमेशा इस आपाधापी में पड़े हैं कि उनको साहित्य सृजन से कम लगाव हो पा रहा है, अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा लगाव हो। लेकिन फिर भी हमें ये उम्मीद है कि साहित्यकार अपने तरीके से जगाता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब लोग उसकी रचनाओं पर, उसकी संदेशों पर लौट कर आते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और हमें भी पूरी तरह ये उम्मीद है कि वो समय जल्दी आएगा। दुनिया को साहित्यकारों के संदेश और उनके जो जीवन दर्शन या जो उनकी रचनाओं के संदेश हैं उस पर पुनः वापस विचार करना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। ये समय बहुत जल्द लौट कर आएगा। राम सिंह जी, चलते चलते एक बात पूछना चाहता हूँ। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और समाज में जो नए नवोदित साहित्यकार हैं वो अपना स्थान बना नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा उनको सुझाव दीजिए जिससे कि उनका भी साहित्यिक रुझान बढ़े और कुछ ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करें जो कि समाज में एक अच्छा सा मैसेज प्रदान करें। नए साहित्यकारों को पहली बात तो साहित्य को पढ़ना आवश्यक है। लोग जितना पढ़ेंगे साहित्य को उतना ही उनके अंदर विचार भावनाएं पैदा होंगी और उतना ही अच्छा लिख सकते हैं। साथ साथ नए साहित्यकार मेहनत कम करके ज़्यादा प्रचार प्रसार चाहते हैं, ये असंभव है। पहले तो खुद को अपने पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अच्छा साहित्य लिख सकें। लिखेंगे तब, जब पढ़ेंगे तब। ज़्यादा पढ़ाई होगी उतना अच्छा ज्ञान होगा, उतना अच्छा लोग लिखेंगे। आप लोगों के मतानुसार एक अच्छा साहित्यकार वही हो सकता है जो एक अच्छा पाठक होगा। जब तक आप अच्छे पाठक नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे साहित्यकार नहीं हो सकते हैं। जब आप अच्छे पाठक बनेंगे तब आप अच्छी रचनाएं लिखेंगे और समाज में अच्छा मैसेज देंगे। तो इस तरह से जो आने वाले नए
कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो पुराने कवियों का, साहित्यकारों का अनुसरण करें और ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करें जिससे समाज को एक नया संदेश मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद है गुरु जी। मुंबई में आज साहित्यकारों का बहुत विशाल संगम हो रहा है साहित्य संगम संस्थान की तरफ से। उसमें उत्तर भारतीयों के बहुत ही माहिर व्यक्तित्व डॉक्टर आदर्श तिवारी जी आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बहुत योग्य शिक्षक थे, डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे। आपने चिकित्सा पेशा छोड़ करके समाज सेवा में लग गए और आज साहित्यकारों के बीच में आए हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है? मैं स्वयं बताऊं आपको व्यक्तिगत बात, मेरा साहित्य से इतना लगाव रहा, मैं हर्षित नाम से लिखता भी था, कहानियाँ लिखता था, कविताएं लिखता था। और लेकिन चूँकि मेडिकल कॉलेज में उस तरह का माहौल नहीं रहा तो वो साहित्य का क्षेत्र मुझसे छूट गया। लेकिन लिखना छूट गया, लेकिन उसको पढ़ना, समझना, साहित्यकारों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कवियों के बीच में अच्छा लगता है। और मैं जहाँ भी इस तरह का आयोजन होता है मेरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसे आयोजन में जाऊँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि साहित्यकार आज भी समय अपनी कुछ दिशा भ्रमित हो गए हैं? दिशा भ्रमित नहीं हो गए हैं। ये आजकल नेट इंटरनेट का जो ज़माना आ गया है, सारा सब कुछ इस मोबाइल में आ गया है, जिसकी वजह से लोगों का पढ़ना छूट रहा है, अच्छी मैगज़ीनों का छपना छूट गया। धर्मयुग जैसी मैगज़ीन देखिए, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी मैगज़ीन, सारिका जैसी मैगज़ीन सब कहाँ चली गई। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो ऐसी मैगज़ीनों को पढ़ करके ऐसा लगता था कि साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज के बच्चों को आप देखिए, उनको सिर्फ मोबाइल से फुर्सत नहीं होती है, साहित्य से उनका कोई लगाव नहीं होता है। और जो भी इंटरनेट में जो इस तरह परोसा जा रहा है उसी में वो मस्त है। तो हमारी पीढ़ी का जो मानसिकता थी, जो उनका विचार था, जो उनके हृदय में था, आज के युग में देख करके ये बच्चे न जाने किस दिशा में जा रहे हैं और उनके हिसाब से वो अच्छी दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है हम ही लोग गलत दिशा में हों। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गिने चुने साहित्यकार और कुछ गिने चुने साहित्यिक संस्थाएं ही बची हैं जो साहित्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं? देखिए, साहित्य की जो रचना हो रही है वो पॉपुलर रचना, जैसे मैं आपको बताऊं, डॉक्टर धर्मवीर भारती, वो देखिए उपन्यासकार भी थे, कविताएं भी लिखते थे। तो अब ऐसी कविताएं ना आती हैं, न कोई साहित्य रचा जा रहा है। अब आजकल जो कविताएं आ रही हैं वो कवि लोग कहते हैं, कवि सम्मेलन में ताली बजती है। आजकल तो आप देखिए हास्य रस के कवि, वो किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो लोग गंभीर कविताओं को सुनना कम पसंद करते हैं, और जो इस तरह से जो हास्य रस के कवि होते हैं उनको लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो हल्के फुल्के साहित्य का ज़माना आ गया है, गंभीर साहित्य का ज़माना धीरे धीरे अब हमारे ओझल हो रहा है और हम उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा माना जाए कि साहित्यकार अपना स्तर धीरे धीरे गिराते जा रहे हैं? गिराते नहीं जा रहे हैं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। वो उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है। अगर मैं कहूँगा कि गिरता जा रहा है स्तर तो असामान्य बात हो जाएगी। लेकिन बात यही है कि हमारी जो रचनाएँ हैं, हम जो रच रहे हैं, उसको न जाने क्यों पसंद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा, ऐसा जैसे पहले था कि जब राजनीति में नेताओं के कदम देश के कर्तव्य के विरुद्ध होते थे तो जो साहित्यकार थे उनको चेतना प्रदान करते थे, ऐसी घटनाएं अब नहीं दिखाई देती। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने बड़े देश के नेता, मैं उनको सुना हो, कई बार मैंने सुना है। वो देखिए प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, लेकिन आज भी उनकी कविताएं ऐसी हैं, लोग उसको बड़े बड़े कार्यक्रमों में उद्धृत करते हैं। लोग कहते हैं ऐसी कविताएं होनी चाहिए जो आपके मन में पहुँचें, आपको झकझोर करके रख दें। ऐसी कविताएं बहुत कम मिथिलेश जी आ रही हैं, ये दुख का विषय है। जो नवोदित साहित्यकार आ रहे हैं उनके बारे में सब क्या है? उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी दिशा पकड़े हुए हैं और समाज को सामने रख करके लिख रहे हैं। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, अगर इस तरह इस ख्याल से लोग लिखेंगे तो लोग पसंद करेंगे। बहुत बहुत
सिद्धार्थनगरों के एक प्रमुख स्तंभ भाई रामकुमार पाल जी है। रामकुमार पाल जी का इतना विशाल व्यक्तित्व है कि मुंबई की कोई भी साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम हो, आपकी उपस्थिति के बिना कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता है और आप मन लगा करके एक विशेष कार्यक्रम में आते हैं और पूरे समय तक लोगों के साथ रहते हैं। आप एक राजनेता हैं और साहित्यकारों के बीच में आकर के कैसा लग रहा है आपको? मैं तो कई वर्षों से जुड़ा हूँ आप लोगों से और मैं एक सेवक हूँ, न मैं राजनेता हूँ न मैं बुद्धिमान हूँ, बस एक सेवा भाव से हर जगह जुड़ा रहता हूँ। और डॉक्टर साहब करीबन मुझे 30 वर्षों से उनका आशीर्वाद प्राप्त है। 87 में जय सरयू चौक मिरौड़ में बना था, उस समय से मैं इनके साथ हूँ, इनका आशीर्वाद बना रहता है। और मैं जय सरयू के लिए अयोध्या में घाट भी निर्माण करवाया है, वहाँ मेरा आज भी नाम उल्लेखित है। और लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी आपने सवाल किया था डॉक्टर साहब से, तो ये संस्कृति में हमको पहले बहुत लटकाया और भटकाया गया था, लेकिन आज की सरकार, बदलता भारत, आज पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है, जिनको छोड़ा गया उनको लिया जा रहा है। ये सरकार आज पुराने चीज़ों को ला रही है और संस्कृति को बचा रही है। बस आप लोगों पे आज अपील रहेगी कि उस संस्कृति के लिए जितने पहले मेहनत किए उससे 4 गुना 8 गुना करिए। आज सरकार सपोर्ट कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है। और आज भारत सरकार की 44 योजनाएं हैं जो लोगों को लाभ ले सके। हर स्टेट में हेल्थ कार्ड है और आयुष्मान कार्ड तो पूरे देश में है। ये सब चीज़ों का लाभ लीजिए और किसी को लटकाने भटकाने का में न पड़िए। और पार्टियां जो है वो आपकी यही हैं जिसको आपका मन है, लेकिन सरकारी योजनाओं पे सबका अधिकार है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, ये बात रखना चाहूँगा देश के सामने कि योजनाओं पे किसी पार्टी का अधिकार नहीं है और किसी एक धर्म या समुदाय का भी अधिकार नहीं है। आप लोग ज़रा उसको ध्यान दीजिए, आप लोग उस पर बढ़ाइए। रामकुमार पाल जी एक राष्ट्रवादी विचारधारा के बड़े नेता हैं और आप आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। आप प्रधानमंत्री जी के सारी योजनाओं का बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने के बीच में रखते हैं और उसका लाभ लोगों को हो रहा है। और आप महाराष्ट्र की एकमेव संस्था उत्तर भारतीय संघ के सचिव भी हैं। इस पद पर आपका चुनाव किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप उत्तर भारतीय संघ और एक बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित करते हैं? वो निकाल लेते हैं समय। और मैं ऐसे तो भारत सरकार की गृह मंत्रालय की संस्था नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़ा हूँ, जिसका भी एक विशाल कार्यक्रम आदिवासी आदान प्रदान केंद्र का किया। उसके बाद में 19 तारीख से यूनिसेफ का भी कार्यक्रम है। उसके बाद युवा संसद भी हमारी नेहरू युवा केंद्र सरकार लगाती है। तो इन सबसे मैं जुड़ा हूँ और उसमें बड़ा आनंद आता है और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसके लिए मैं काम कर पाता हूँ और मैं अपने आप को सेवक समझता हूँ और सेवक ही रहने दें। आप बहुत ही तन मन धन से देश सेवा में समर्पित हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।